हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म मोर्टल इंजन्स की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर फिल्म की स्टोरी भी डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो एक स्पॉइलर से भरी हुई है और अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो पहले आप जाकर इस फिल्म को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना आपका फिल्म देखने का मजा मैं पूरी तरीके से खराब कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, बात करें मोर्टल इंजन्स फिल्म की स्टोरी की तो ये स्टोरी है फ्यूचर की, जहाँ पर आज की यानी हमारी दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो गई है क्योंकि नेचुरल डिजास्टर ने अपना काम कर दिया है। फिलहाल तो फ्यूचर वालों को यही सारी की सारी डिटेल मिलती है, लेकिन पास्ट में जो भी दुर्घटना हुई थी उसका सारा के सारे जिम्मा सिर्फ और सिर्फ इंसानों पर ही जाता है कि कैसे इंसानों ने आपस में लड़कर पूरी की पूरी दुनिया खत्म कर दी और अब धरती की जमीन रहने लायक नहीं है क्योंकि आए दिन धरती पर कभी त्सुनामी तो कभी अर्थक्वेक आते रहते हैं। इसलिए अब इंसानों ने एक नया इन्वेंशन किया है और वो इन्वेंशन है पूरी के पूरी मूविंग सिटी का, जो एक बड़े से व्हीकल पर है और डेफिनेटली ये इन्वेंशन भी इंसानों ने ही किया है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस इमोर्टल इंजन्स को चलाया जाता है और अब इसकी जिम्मेदारी आई है मैग्नस कॉरन पर, जो मूविंग लंदन सिटी के मेन इंचार्ज है। लेकिन यहाँ पर एक और इंसान है जो आम लोगों में काफी ज्यादा फेमस है और उस इंसान का नाम है टेडिस वेलेंटाइन, जिसने अपने काफी अलग अलग इन्वेंशन से लंदन सिटी के इमोर्टल इंजन्स को चालू रखा है, वरना अब तक लंदन सिटी के इमोर्टल इंजन्स एक ही जगह पर रुक जाते थे और फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो सभी लोग मारे जाते। वेल, तो इसका हल ये है कि बाकी जितनी भी छोटी छोटी सिटीज हैं जिसे हम विलेज कहते हैं, उन लोगों को लंदन सिटी के लोग हंट करते हैं, जिसके बाद उस पूरी के पूरी सिटी को इमोर्टल इंजन्स की भट्टी में डाल दिया जाता है और जिन भी लोगों को उस छोटे से विलेज से पकड़ा जाता था उन लोगों को काम पर रख लिया जाता है लंदन सिटी के अंडरग्राउंड में, ताकि वो लोग अपनी बेहतर जिंदगी जी सके। वेल, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया वेलेंटाइन का। अब बात करते हैं लंदन सिटी में रह रहे टॉम की, जो वहाँ के एक म्यूजियम में काम करता है और उसे पुरानी चीजें जमा करना काफी पसंद है और जो भी पार्ट्स काफी ज्यादा कीमती होते हैं वो उन्हें छुपा कर रखता है ताकि इससे फिर कोई बड़ा हथियार बनाकर दुनिया को नुकसान न पहुंचाया जाए। और यहीं पर टॉम की मुलाकात होती है कैथरीन वेलेंटाइन से, जो डगलस वेलेंटाइन की बेटी है और उसे इतिहास की जानकारी चाहिए। लेकिन इस बीच बाहर काफी शोर हो रहा होता है, जिसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग एक छोटी सी सिटी हंट पर निकले हैं, जिसके बाद वो हंट बिल्कुल सक्सेस होती है और टॉम नीचे जाकर फिर से पुराने सामान ढूंढने लगता है और उसी बीच टॉम को वहाँ पर मिलते हैं मिस्टर वेलेंटाइन, जो वहाँ पर सभी लोगों को देख रहे हैं और फिर एक स्पीच होती है ताकि लोग मिस्टर वेलेंटाइन को काफी अच्छा समझे। लेकिन इस बीच हमें वहाँ पर एक अनजान लड़की नजर आती है जिसके इरादे ठीक नहीं है और वो सीधे बढ़ती है मिस्टर वेलेंटाइन की तरफ और सीधे उन पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे ही वो अपना फाइनल वार करने जाती है तो टॉम बीच में आकर उस लड़की को रोक देता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर वेलेंटाइन उस लड़की को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो लड़की वेलेंटाइन से ये कहती है कि तुमने मेरी माँ को मारा था और मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। जिसके बाद टॉम उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन तब तक वो लड़की यानी हेस्टर शॉ वहाँ से एस्केप होने में कामयाब रहती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर वेलेंटाइन आते हैं और टॉम से पूछते हैं कि उसने तुमसे क्या कहा। जिसके बाद टॉम वहाँ पर मेड्यूसा और हेस्टर शॉ की माँ का जिक्र करता है। ये बात सुनकर वेलेंटाइन काफी चौंक जाता है और टॉम को भी वो वहाँ से नीचे फेंक देता है ताकि टॉम मर जाए और वो राज ही रहे। लेकिन ऐसा करते हुए बॉब इस वेलेंटाइन को देख लेता है और कैथरीन को भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। उसके बाद टॉम और हेस्टर अब एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर जाने का रास्ता उन लोगों को पता नहीं है, इसलिए अब वो लोग अपने रास्ते निकल पड़े हैं और यहाँ पर टॉम को फिर से लंदन सिटी वापस जाना है, जिसके लिए वो हेस्टर की मदद मांगता है। उसके बाद ना चाहते हुए भी हेस्टर उसकी मदद करती है और ये लोग निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पर, जहाँ पर गलती से ये लोग गलत लोगों के हाथों में पड़ जाते हैं। जिसके बाद इन लोगों को एक बाजार में ले जाकर बेचने का काम किया जाता है और वहाँ पर एंट्री होती है एना फैक के कैरेक्टर की, जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हेस्टर को बचाने के लिए आई है क्योंकि हेस्टर ही एक ऐसा जरिया है जो कहीं ना कहीं वेलेंटाइन को गलत ठहरा सकती है और उससे रोक सकती है। लेकिन हेस्टर को इसका कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि जब वो छोटी थी तब हेस्टर ने उसकी माँ को मारा था, क्योंकि हेस्टर की माँ के पास काफी कीमती चीज थी जिससे कुछ बुरा हो सकता था और उस चीज का नाम था मेड्यूसा, जिसे डिस्ट्रॉय करने की चाबी हेस्टर के पास बचपन से थी। क्योंकि भागते वक्त जब हेस्टर जख्मी हो गई थी तो उसकी माँ ने उसे एक लॉकेट भी दिया था, जिसे लेकर हेस्टर वहाँ से भाग गई थी और जाकर एक वीरान जगह पर गिर गई थी। जिसके बाद वहाँ पर हेस्टर को बचाने के लिए स्ट्राइकर आया था। और अब यहाँ पर बात करें स्ट्राइकर के कैरेक्टर की डिटेल की, तो स्ट्राइकर असल में एक रोबोट ज़ॉम्बी है जिसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन हेस्टर को लगता है कि वो चीजों को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करता है, यानी अपने बीते कल को, जिस कल में वो एक इंसान था। लेकिन फिर उस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर उसे एक रोबोट बना दिया गया और अब स्ट्राइकर एक अकेला रोबोट ज़ॉम्बी बचा हुआ है और स्ट्राइकर ने ही हेस्टर शॉ को पाल पोस कर बड़ा किया है क्योंकि हेस्टर भी काफी तकलीफ में है। इसलिए स्ट्राइकर को ये लगता है कि अगर वो उसे अपने जैसा बना दे तो फिर सब कुछ ठीक हो
जाएगा। और यहाँ पर हेस्टर शॉ ने स्ट्राइकर से प्रॉमिस किया है कि जब वक्त आएगा तो वो उसके लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन तब उसे अपना मकसद याद आता है वैलेंटाइन को खत्म करने का, इसलिए वो स्ट्राइकर को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और अब स्ट्राइकर का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो हेस्टर शॉ को मार दे, क्योंकि उसने वादा तोड़ा है, जिससे स्ट्राइकर को काफी तकलीफ हुई है। इसलिए स्ट्राइकर की इस तकलीफ का फायदा उठाते हुए वैलेंटाइन ने स्ट्राइकर को आजाद कर दिया है, क्योंकि स्ट्राइकर को पकड़ लिया गया था जब वो एक टाउन को जाकर बर्बाद कर रहा था। और जब भी स्ट्राइकर हेस्टर शॉ के पास पहुंच जाता है तो कोई न कोई आकर हेस्टर शॉ को बचा लेता है। लेकिन फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर स्ट्राइकर से भागा नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पर हेस्टर उससे बात कर उसे समझाती है और ये भी कहती है कि वो उससे काफी प्यार करती है, क्योंकि स्ट्राइकर ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। जिसके बाद स्ट्राइकर बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके बदले की भावना वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अब हेस्टर यहाँ पर काफी जख्मी भी हो गया है, क्योंकि एना और उसके दोस्तों ने स्ट्राइकर पर काफी वार किए थे, जिस वजह से अब स्ट्राइकर मर रहा है। लेकिन मरने से पहले स्ट्राइकर हेस्टर की आखिरी निशानी उसे दे देता है, जो आगे हेस्टर के काफी काम आती है, क्योंकि असल में उस पेंडेंट में एक पेनड्राइव छुपा हुआ है, जिस पेनड्राइव की मदद से उस मशीन को पूरी तरीके से खराब किया जा सकता है। और वो मशीन है मेड्यूसा, जिसे पहले के टाइम पर इंसान यूज करते थे दुनिया को खत्म करने के लिए। यानी ये एक बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव मशीन है जो काफी आसानी से डिस्ट्रक्शन ला सकती है, और इसी वजह से हमारी दुनिया खत्म भी हुई थी। और अब वैलेंटाइन का एक ही मकसद है कि वो इस खतरनाक मेड्यूसा वेपन से एक ऐसी दीवार को तोड़ दे जिससे वैलेंटाइन काफी सालों से तोड़ना चाहता था, और दीवार के पार जाकर वो बाकी और भी बसे हुए शहरों को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसे आइडल बनने का काफी शौक है। और इसी वजह से वो लोगों के बीच फेमस है और लोग उसे काफी अच्छा इंसान समझते हैं, क्योंकि उसने उन सभी लोगों की जान बचाई है इस बड़े से इमोर्टल इंजन को चलाकर, जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। तो अब इस बड़ी सी मशीन को रोकने का जिम्मा एना और हेस्टर शॉ ने उठाया है, और इन सब में टॉम भी उन लोगों की मदद करने वाला है, क्योंकि टॉम का बचपन से ये सपना था कि वो एक पायलट बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब यहाँ पर टॉम को पूरी की पूरी छूट है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और इन सब में एना के सभी साथी मर गए हैं, और अब एना काफी मुश्किलों के बाद वैलेंटाइन तक पहुँच जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है। और इस फाइट के दौरान वैलेंटाइन एना को मार देता है, लेकिन मरने से पहले एना वैलेंटाइन को डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि हेस्टर जाकर उस मशीन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। और ऐसा ही होता है, और टॉम का काम है बाहर के सभी कैनन को डिस्ट्रैक्ट और डिस्ट्रॉय करना। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और लंदन सिटी के इमोर्टल इंजन को बंद कर दिया गया है, और वैलेंटाइन की मौत उसी इमोर्टल इंजन के टायर के नीचे होती है, जहाँ पर उसे हेस्टर ने फेंका है टॉम की मदद से। लेकिन इन सब में नुकसान हुआ है तो बस उस दीवार को, जिसे वैलेंटाइन ने लगभग डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। खैर, तो उसके बाद लंदन में रह रहे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को दीवार के पार ले लिया जाता है, जहाँ पर एक अच्छी खासी दुनिया है, और ये दुनिया धरती पर ही बनी हुई है। और यहाँ पर ये फिल्म होती है खत्म। लेकिन अगर बात करें इसकी नॉवेल की, जिसे रिलीज किया गया था 2001 में, तो नॉवेल और फिल्म में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ा चेंजेस है हेस्टर शॉ के लुक का। हेस्टर शॉ का लुक नॉवेल में काफी बुरा था, लेकिन फिल्म में हेस्टर शॉ के लुक को थोड़ा क्लियर रखा गया है, क्योंकि जो निशान हेस्टर शॉ को वैलेंटाइन देता है उसके चेहरे पर, उससे हेस्टर की एक आंख भी चली जाती है। लेकिन फिल्म में हेस्टर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। और बात करें वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन की, तो वैलेंटाइन अपनी बेटी को अपने हाथों से मारता है उस नॉवेल में, लेकिन फिल्म में वो बिल्कुल ठीक है और ब्रेविस के साथ है। तो यहीं पर इस फिल्म की स्टोरी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। लेकिन बात करें इसकी दूसरी नॉवेल प्रीडेटर्स गोल्ड की, तो उस नॉवेल में आगे की स्टोरी ऐसे कंटिन्यू की गई है कि हेस्टर और टॉम की जर्नी शुरू होती है अब अमेरिका शहर से, जहाँ पर भी सिचुएशन रहने लायक नहीं है। और यहाँ पर लंदन के जैसी दो अलग अलग सिटीज है जो खुद के मोटर इंजन को चलाने के लिए बाकी दूसरी सिटीज के हंट करती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद इस फिल्म की सीरीज के आगे और पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये फिल्म कहीं ना कहीं अपना बजट रिकवर तो कर लेगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म एक फ्लॉप कहलाएगी, क्योंकि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अब ज्यादा चलने के चांसेस नहीं लग रहे, जिस वजह से ये फिल्म सिर्फ अपने खर्चों को ही रिकवर कर पाएगी। और फिर से इस फिल्म के सीक्वल को बनाकर स्टूडियो अपने पैसे वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन पीटर जैक्सन ने कहा था कि वो इस फिल्म के 3 पार्ट बनाकर इस फिल्म की सीरीज को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, लेकिन अब उनका सपना भी चूर-चूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिल्म को पूरी गलत तरीके से प्रमोट किया गया था। और आधे से ज्यादा लोगों को ये लग रहा था कि इमोर्टल इंजन्स को पीटर जैक्सन ने डायरेक्ट किया है, जबकि पीटर जैक्सन इस फिल्म के प्रोड्यूसर है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिस्टन रीवर्स ने, जो पीटर जैक्सन के अंडर ही काम करते हैं। और क्रिस्टन की ये पहली फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई। खैर, जो भी हो, अगर इस फिल्म का आगे सीक्वल नहीं आएगा और अगर स्टूडियो की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट की गई कि स्टूडियो इस फिल्म के आगे के पार्ट बनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, तो डेफिनेटली मैं इसकी बाकी की नॉवेल, जिसके टोटल 3 पार्ट है, उन्हें आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर बता दूंगा, ताकि आप इमोर्टल की सीरीज से पूरी तरीके से वाकिफ रहो कि फिल्म आगे कैसे कंटिन्यू होने वाली थी और क्या अलग देखने मिलने वाला था हमें इमोर्टल इंजन्स की सीरीज में। तो अब मुझे लगता है आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इमोर्टल इंजन्स फिल्म की स्टोरी को लेकर।
लेकर। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मैं इस फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन क्यों नहीं बना रहा था। वेल, तो काफी लोगों को ये बात पता होगी कि यूनिवर्सल वार्नर ब्रदर्स एक ऐसी कंपनी है जिन कंपनीज के अगर हम छोटी सी क्लिप या फिर टाइटल भी ले लेते हैं तो ये कंपनी कॉपीराइट क्लेम करने से पीछे नहीं हटती। और डेफिनेटली अब इस वीडियो पर भी यही होने वाला है, लेकिन आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स और वार्नर ब्रदर्स की मैं ऐसी और भी मूवीज आपको काफी छोटे वीडियोस में एक्सप्लेन कर बता दूं, तो उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन उस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस आगे कंटिन्यू रख सकूं। और अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।